हेलो दोस्तों, वेलकम। आज टीपीए के थर्ड लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। ये थर्ड नहीं, फोर्थ लेक्चर होगा, सॉरी, ये लास्ट लेक्चर है। ठीक, लास्ट लेक्चर है ये। इसके बाद टीपीए का घटना चक्र पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, घटना चक्र फिनिश हो जाएगा। तो 4 लेक्चर में मैंने पूरा टीपीए ख़त्म कर दिया। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि आज ये भी समाप्त कर देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमको क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए, शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रखर PRAKHAR 2302 पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती, मेरी मेहनत अच्छी लगती, प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं कि क्या पढ़ना है। अब इसका घटना चक्र का चैप्टर 5 पढ़ना है। चैप्टर 5 क्या है? अनियोज्य दावा। तो टीपीए में निम्नलिखित में से किस धारा में, धारा पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, धारा के समूह में पट्टे का वर्णन। पट्टा कहाँ दिया है टीपीए में? तो पट्टा कहाँ दिया? 105 से 115 में। तो पट्टा कहाँ दिया है? 105 से 105 से 117 तक। अध्याय 5 के चैप्टर 5 भी याद कर लेना, 5 के 105 से 117 में पट्टे का वर्णन किया गया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। धारा 105 के मद्देनजर स्थावर संपत्ति यानी अचल संपत्ति का पट्टा एक अंतरण है। अचल संपत्ति का पट्टा एक ट्रांसफ़र है। किस चीज़ का ट्रांसफ़र है? जिसमें, अब पढ़ो, जिसमें क्या कहता है, जिसमें कहता है जिसमें किसी कीमत या दिए जाने के वचन अथवा धन, फसलों के अंश, सेवा, कौन कौन सा वचन, धन, फसलों के अंश, सेवा या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के प्रतिफल पर उस संपत्ति के उपभोग का अधिकार का अंतरण हो। फिर क्या कहता है? जिसमें उधार दिए गए धन को संदाय को प्रतिभूत करने प्रयोजन से विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का अंतरण हो। फिर क्या कहता है? जिसमें दी गई कीमत या दिए जाने के वचन के प्रतिफल में स्वामित्व का अंतरण हो। जिसमें निश्चित स्थावर संपत्ति का स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना अंतरण किया गया हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। अब इसका देखो एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है, क्या बता रहा है? 105 में पट्टे जानते ही हो। इसके अनुसार क्या? अचल संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो क्या करता है? जो अभिव्यक्ति या विपक्षित समय के लिए, या तो समय निर्धारित है या अनिर्धारित है, या शाश्वत काल के लिए। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, पकड़ लेना। शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु। ये याद कर लेना, जो पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। जो काला अवधि के रूप में या विनिर्दिष्ट मतलब स्पेसिफिक अवसरों पर क्या की जाती है? अंतर्ती द्वारा, ट्रांसफरी द्वारा जो अंतरण को ऐसे निर्बंधों पर प्राधिकृत करता है कि अंतरक को या दी जाती या प्रतिफल के रूप में किया गया हो। कैसे? प्रतिफल के रूप में किया गया। तो अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? अचल संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार का ऐसा ट्रांसफर जो क्या होता है? अभिव्यक्ति या विपक्षित रूप से, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड रूप से, टाइम के लिए या शाश्वत काल के लिए, टाइम निर्धारित नहीं है, जो किसी प्रतिफल को जो कालावधि रूप से या स्पेसिफिक अवसरों पर दिया जाए, तो उसमें क्या होता है? वो पट्टा होता है। प्रतिफल कैसे दिया जाए? देखो दिया है, अंतरण जो अभिव्यक्ति या विपक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए, और किसी प्रतिफल को जो कला अवधि के रूप में या विनिर्दिष्ट अवसरों पर दिया जाए। तो इसमें कौन सा है? पट्टा कहते हैं उसे। अब आ जाओ, अवैध को किया गया पट्टा क्या होता है? उपयुक्त में से वो अवैध को किया गया पट्टा क्या होता है? शून्य होता है। ये याद कर लेना 50 बार। अवैध को जो पट्टा होता है
अवयस्क को जो पट्टा होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अवयस्क को किया गया पट्टा शून्य होता है। देखो पढ़ लो, 105 में परिभाषित है कि पक्षकार क्या आवश्यक तथ्य है, पक्षकार होना चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए, आंशिक अंतरण होना चाहिए, समय होना चाहिए, प्रतिफल होना। पट्टे में दो पक्षकार होते हैं, वह व्यक्ति जो संपत्ति का हित अंतरण करता है, पट्टाकर्ता कहलाता है वह जिसे संपत्ति के उपभोग के अधिकार को अंतरित किया जाता है, पट्टेदार कहलाता है। अवयस्क के पक्ष में पट्टा शून्य होता है, अवयस्क द्वारा किया गया पट्टा। तो अब देखो पट्टा कौन करता है, अवयस्क करता है। तो पट्टा कैसे अवयस्क था, या तो करेगा या उसके प्रति होगा, उसके प्रति। तो दोनों दशाओं में क्या होगा, शून्य होगा इधर भी और शून्य होगा इधर भी। तो पट्टा क्या, अगर अवयस्क को करेगा या उसके प्रति किया जाता तो दोनों दशाओं में पट्टा शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि धारा 7 के अनुसार सेक्शन 7 क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कॉम्पिटेंट है वो क्या हो, जो ट्रांसफरी प्रॉपर्टी है का क्या होना चाहिए, टाइटिल हकदार हो, उसका क्या हो, हकदार हो। तो अंतरणीय संपत्ति जो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है को क्या करता है, बेन करने के लिए प्राधिकृत हो। यानी कि बेन करने के लिए मतलब क्या, उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या हो, बेन मतलब उसको किसी दूसरे को देने के लिए क्या हो, प्राधिकृत हो। और क्या हो, ऐसी संपत्ति का अंतरण पूर्णतया या भागता या अत्यांतिक रूप से या समर्थ करने में सक्षम हो। अब नेक्स्ट आ जाओ, संपत्ति अंतरण में कौन सा पट्टे को परिभाषा 105 ये सही है। निम्नलिखित में से कौन से पट्टे का आवश्यक तत्व नहीं है, क्या पट्टे का पूर्ण अंतरण, पट्टे में पूर्ण अंतरण नहीं होता, ये नोट कर लेना, पट्टे में पूर्ण अंतरण नहीं होता। कीमत के बदले में अचल संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार हेतु अचल संपत्ति के उपभोग करने का अधिकार करने हेतु हस्तांतरण को किया जाता है, क्या किया जाता है, पट्टा किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, इसको बड़ा कर लेते हैं। पट्टा किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, पट्टा धारा 105 के अंतर्गत पट्टा अभिव्यक्त या विवक्षित, अभिव्यक्त या विवक्षित मतलब अभिव्यक्त रूप से उसको दिखा देता है या आचरण द्वारा निश्चित अवधि के लिए या शाश्वत काल के लिए। क्या ये 50 बार पूछा है, निश्चित अवधि या शाश्वत काल के लिए, दोनों के लिए किया जा सकता है। तो निश्चित अवधि या शाश्वत, देखो क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट आ जाओ, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन से समव्यवहार में संपत्ति में हित उत्पन्न नहीं होता, हित किसमें उत्पन्न नहीं होता, हित अनुज्ञप्ति में, हित अनुज्ञप्ति में नहीं उत्पन्न होता, किसमें, अनुज्ञप्ति में। धारा 52 में अनुज्ञप्ति को परिभाषित किया गया है, किसमें किया गया है, धारा 52 में। अनुज्ञप्ति एक अनुमानित विहित अधिकार है, इसमें हित का अंतरण नहीं होता। अनुज्ञप्ति को समाप्त करने के लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं होती। यह पूर्णतया व्यक्तिगत अधिकार या सकारात्मक अधिकार या हस्तांतरणीय नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, पट्टा और पट्टा, देखो ये खूब इम्पोर्टेंट, पट्टा और अनुज्ञप्ति के बीच में अंतर स्थापित करो। पट्टे को समनुदेश किया जाता है, लेकिन अनुज्ञप्ति को समनुदेशन नहीं किया जा सकता। दोनों पट्टाधारी और अनुज्ञप्त धारक अपने नाम से अतिक्रमणी के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। पट्टा भूमि में हित का अंतरण है, जबकि अनुज्ञप्त भूमि में हित का सृजन नहीं करती है। पट्टे का अवधि के अंत तक विखंडन नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुज्ञप्ति कुछ अपवादों को छोड़कर विखंडन किया जा सकता। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो पट्टे के समनुदेशन किया जाए लेकिन अनुज्ञप्ति में नहीं, तो पहला सही हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, दोनों पट्टे अनुज्ञप्तधारी अपने नाम से अतिक्रमणी के विरुद्ध वाद ला सकते, नहीं वाद नहीं ला सकते हैं। और फिर उसके बाद पट्टा भूमि में हित का अंतरण होता है, जबकि अनुज्ञप्त में नहीं, ये सही है, हित का अंतरण होता है। फिर पट्टे की अवधि के अंत तक विखंडन नहीं, जब तक पट्टा तब तक विखंडन नहीं किया, लेकिन अनुज्ञप्त कुछ अपवादों को छोड़कर विखंडित किया जा सकता है। तो अब पढ़ो, देखो इसमें क्या कहता है, 105 में पट्टे को, 105 में किसको, पट्टे को परिभाषित किया गया है, जबकि भारतीय सूखाचार अधिनियम की धारा 52 में, तो भारतीय सूखाचार अधिनियम ईजमेंट राइट एक्ट में कहाँ 52 में
अनुज्ञप्ति के बीच अंतर का संबंध को 1, 3 और 4 सत्य है। तो चलो नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से 2000 में संशोधन किया गया। किसमें संशोधन? 106 में। 106 में क्या है? देखो 106 में क्या संशोधन किया गया, पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। 106 में 31 दिसंबर 2000 को संशोधन किया गया। 106 में लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुछ पट्टों की कालावधि के बारे में उपबंध है। संपत्ति अंतरण धारा 100 में संपत्ति का भार, 108 में पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार का दायित्व, 110 में स्थावर संपत्ति के परिसीमित अवधि के पट्टे के संबंध में उस दिन का अपवर्तन जिस दिन के पट्टे का प्रारंभ होना, अभिव्यक्ति का प्रावधान 110 को पूछता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 106 को संपत्ति अंतरण अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये प्रावधान कब से लागू हुआ? ये प्रावधान 31 दिसंबर 2000 से। फिर नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति अंतरण अधिनियम 2002 के किस धारा में संशोधन किया गया? 106 में किया गया, तो अभी पढ़ाए ही हैं। तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा न हो तो कृषि या विनिर्माण कार्यों के प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु तो अचल संपत्ति का पट्टा माना जाएगा। माह दर माह, साल दर साल, त्रैमासिक, ग्रह 11 माह का पट्टा। तो माह दर माह ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ समय का वो नहीं उल्लेख है, वो 106 के अनुसार तत्प्रतिकूल संविदा, स्थानीय विधि या प्रथा ना हो तो कृषि या विनिर्माण प्रयोजन के लिए पट्टा वर्षानुवर्षी और अन्य प्रयोजन के लिए मासानुमासी समझा जाएगा। मतलब मंथ टू मंथ। तो क्या पूछ रहा है? अन्य प्रयोजन के, तो अन्य प्रयोजन के लिए मंथ, लेकिन अगर विनिर्माण और कृषि के लिए, कृषि और विनिर्माण के लिए, विनिर्माण के लिए तो मंथ टू मंथ नहीं होता, ईयर टू ईयर होता, ईयर टू ईयर होता। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है अचल संपत्ति का निर्माण के उद्देश्य से पट्टा संविदा अथवा स्थानीय विधि अथवा विपरीत परंपराओं के अलावा माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अचल संपत्ति के विनिर्माण के उद्देश्य से पट्टा संविदा अथवा स्थानीय विधि की परंपराओं के अनुसार वर्षा दर वर्षा, ये पढ़ा चुका हूँ अभी। अब आ जाओ नेक्स्ट। एक पट्टा जो अवधि के बारे में चुप है किंतु पट्टेदार उसका कब्जा ले लेता है, तो इस तरह के पट्टे को कहते हैं अनुज्ञप्त अभिधारी, इच्छा अभिधारी, किराएदारी, शाश्वत की किराएदारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? शाश्वत की किराएदारी कहते। क्या कहते हैं सर? ऐसा पट्टा जो अवधि के बारे में चुप है किंतु पट्टेदार उसका कब्जा ले लेता है, तो उस तरह के पट्टे को शाश्वत की अवधारी या किराए टेंडेंसी इन द परप्यूनिटी कहा जाता है। शाश्वत की किराएदारी अभिव्यक्ति अविवक्षित अनुदान के द्वारा निर्मित होती है अथवा संप्रहण तक जारी रहती है। नेक्स्ट आ जाओ। लिखित संविदा अथवा स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषि पट्टे की अवधि के मामलों में पट्टे की स्थिति क्या समझी जाती है? कृषि पट्टे और अवधि के मामलों में, कृषि पट्टे और अवधि के मामलों में वर्षानुवर्षी समझा जाता है। 106 में ये पढ़ा चुका हूँ। एक अचल संपत्ति के भाड़े मासिक है तो ऐसी भाड़ेदारी की समाप्ति के लिए लिखित में कितनी अवधि की सूचना देनी होगी? ये इंपॉर्टेंट है। अगर कैसे भाड़ा किराएदार है तो कितने महीने की सूचना देनी होगी? 15 दिन पहले। ये इंपॉर्टेंट है। अचल संपत्ति के पट्टे में भाड़ेदारी मासिक है तो ऐसे में भाड़ेदारी को समाप्ति के लिए कितने 15 दिन पहले नोटिस देना होगा कि भैया तुम मकान खाली कर दो। 106 में लिखित संविदा का स्थानीय प्रथा या अभाव के कालावधि के संबंध में इसमें कहा गया मासानुमासी पट्टे की संपत्ति के लिए पट्टा करता पट्टेदार द्वारा 15 दिन की ऐसी सूचना द्वारा और वर्षानुवर्षी में 6 माह। तो मंथ वाले में कितना हो जाएगा? 15 डेज। ये याद कर लेना। और जो ईयर वाला होगा वो क्या हो जाएगा? 6 मंथ। ठीक है, तो ईयर वाले में क्या क्या आता है? विनिर्माण आता है और क्या आता है? कृषि आता है। बाकी सब कहते हैं मंथली पट्टा होता है, बाकी सब कैसा होता है? मंथली होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट।
संपत्ति अंतरण में संशोधन 2002 के अनुसार 106 के सिद्धांतों के लिए समय अवधि प्रारंभ होती है। कब से समय अवधि? समय अवधि का प्रारंभ होना ये भी खूब पूछता है, कब से प्रारंभ होती है? कब से प्रारंभ होती है? सूचना के प्राप्ति के दिनांक से। सूचना के प्राप्ति के दिनांक से 106(2) के अनुसार प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी बात के होते 106(1) में वर्णित सिद्धांतों के लिए समय की अवधि सूचना प्राप्त की तारीख से प्रारंभ होता है। अब नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन से कृषि पट्टे की किस्म नहीं है? इंडिगो की खेती हेतु पट्टा, सब्जी की खेती हेतु पट्टा, चाय के पौधे को उगाने हेतु पट्टा, वृक्षों से फलों को इकट्ठा करने का। तो वृक्षों से फलों को इकट्ठा करने का पट्टा कृषि पट्टा नहीं कहलाता है। 105 के अनुसार कृषि पट्टा वर्षानुवर्षीय होता है। कृषि पट्टा क्या है? इसके अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं है, इसलिए 117 के अंतर्गत सीमित कर दिया है। किंतु न्यायिक निर्वचन और राजकीय समानुदेशों के अनुसार इंडिगो की खेती, सब्जी की खेती, चाय का पौधा लगाना के लिए पट्टा कृषि पट्टा की श्रेणी में माना जाएगा, लेकिन इन सभी कृषि कार्य संपादित किए जाते हैं। वृक्षों से फलों को एकत्र करने का पट्टा कृषि प्रयोजन का पट्टा नहीं माना जाता। खूब इंपॉर्टेंट, खूब पूछता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतरण नहीं है। विक्रय, दान, विनिमय, किसी संपत्ति के बारे में अपने हक का परित्याग करना। तो किसी संपत्ति के बारे में अपने हक का परित्याग करना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? क्या कहता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में विक्रय तथा धारा 122 में दान तथा 118 में विनिमय के द्वारा संपत्ति के अंतरण से संबंधित प्रावधान परिभाषित है, जबकि अधिनियम के किसी संबंधित के बारे में हक का परित्याग करना अंतरण का प्रकार नहीं बताया गया है। स्थावर संपत्ति 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि का पट्टा किया जा सकता है। स्थावर संपत्ति को 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि का पट्टा किया जा सकता, तो केवल रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किया जा सकता है। 107 के अनुसार स्थावर संपत्ति वर्षानुवर्षीय 1 वर्ष से किसी अवधि के पट्टा केवल रजिस्ट्रीकृत या पंजीकृत विलेख द्वारा किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत मासानुवर्षीय पट्टा किया जा सकता है, मात्र मौखिक करार द्वारा, मात्र कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा, या तो रजिस्ट्रेशन लिखित द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा, केवल रजिस्ट्रीकृत, तो दोनों द्वारा हो सकता है। 107 के अनुसार स्थावर संपत्ति वर्षानुवर्षीय या 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला पट्टा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जा सकेगा। स्थावर संपत्ति के अन्य सब पट्टे या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा किए जा सकेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। अचल संपत्ति के पट्टे का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। वर्षा प्रतिवर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा, वार्षिक भाटा प्राप्त करने के लिए पट्टा, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक मकान का पट्टा किया जा सकता है केवल पंजीकृत विलेख द्वारा किया जा सकता है, अगर 1 वर्ष से ऊपर हो। स्थावर संपत्ति के पट्टे का लिखित में निष्पादन होना आवश्यक है। कब होना आवश्यक है? जब पट्टा करता है एवं पट्टेदार दोनों द्वारा। जो पट्टे का वो है स्थावर संपत्ति के, तो वो क्या है? देखो यहाँ दिया है 107 पढ़ो। 107 के अनुसार जहाँ स्थावर संपत्ति पट्टा रजिस्ट्री के लिखित द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसे लिखित जहाँ की एक लिखित से अधिक लिखित है, वहाँ हर एक ऐसा लिखित पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार दोनों द्वारा निष्पादित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? कौन सा अंतरण वैध अंतरण है? 4,900 रुपये की पंजीकृत भोग बंधक है। 4,900 रुपये मूल की अचल संपत्ति की पंजीकृत दान है। मकान का वर्षानुवर्षीय मौखिक पट्टा। ऋण का मौखिक समानुदेश। तो ये क्या कहता है? संपत्ति अंतरण के अनुसार मकान का वर्षानुसार पट्टा केवल लिखित द्वारा किया जा सकता है। भोग बंधक में दान संपत्ति पंजीकृत हेतु होनी चाहिए, ना कि अपंजीकृत। अतः उपयुक्त में से तीनों अंतरण अवैध है, जबकि ऋण को मौखिक समानुदेश द्वारा किया जा सकता है एवं अंतरण वैध अंतरण कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। फिफ्थ क्या कहता है? देखो इसका ये पढ़ लो, ये नहीं पढ़ा गया। पट्टे के पक्षकारों के मध्य पट्टों का सृजन संपत्ति अंतरण सामान्य उपबंधों के अनुसार किया जाना है। ये पट्टे के सृजन के हेतु सामान्य प्रावधान अधिनियम की धारा 105 से 117 में दिए गए हैं। उल्लेखनीय कि पट्टे का सृजन करते समय पक्षकार ऐसे निर्बंधों व शर्तों पर भी सहमत हो सकने के लिए स्वतंत्र रहते हैं जो उन्हें उचित व आवश्यक प्रतीत हो। अब आ जाओ नेक्स्ट।
संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में पट्टा करने वाले या पट्टा प्राप्त करने वाले के अधिकार और दायित्व, पट्टा के अधिकार और दायित्व कहाँ दिया है, अधिकार और दायित्व कहाँ दिया है, 108 में। ये इंपॉर्टेंट है, खूब नोट कर लेना। पट्टे या पट्टेदार का अधिकार और दायित्व दोनों, जो पट्टा प्राप्त करने वाले, पट्टा करने वाले एवं पट्टा दोनों, पट्टाकार और पट्टाकर्ता पट्टादार दोनों का दायित्व कहाँ दिया, 108 में दिया। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, निम्नलिखित में संप्रहरण द्वारा पट्टे के पर्यावसन का आधार कौन सा, संप्रहरण द्वारा अभिव्यक्ति शर्त को भंग होने पर, अभिव्यक्ति शर्त को भंग होने पर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111 के 6 के अनुसार संप्रहरण द्वारा पट्टे की समाप्ति 3 प्रकार से होती है। जब पट्टेदार अभिव्यक्ति शर्त भंग करे, जब पट्टेदार द्वारा पट्टा करते के हक को चुनौती देता हो, जब पट्टेकार दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। तो 3 दशाएं हो गई। स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसन निम्नलिखित में से कौन सी दशा में नहीं होता, स्थावर संपत्ति को छोड़ देने की सूचना की तामील पर, छोड़ देने की सूचना की तामील पर। अब देखो 111 में पट्टे के पर्यावसन के 8 तरीकों का उल्लेख किया गया जी, उसमें छोड़ देने की सूचना की तामील का उल्लेख नहीं है, जबकि अन्य 3 दशाओं में, इसके अतिरिक्त अन्य दशाओं में निम्नलिखित में से किसी निश्चित घटना के घटित होने पर, पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति होने पर, विलयन के द्वारा, विवक्षित अभ्यर्पण द्वारा, सूचना के द्वारा अवसान छोड़ देने की सूचना की तामील नहीं है उसमें। तद्वारा परिसीमित समय के बीत जाने पर, ये भी शामिल है। दशा में क्या होता है, कौन सी दशा में नहीं होता, पट्टे का पर्यावसन हो जाता है। अगर तद द्वारा परिसीमित समय बीत गया तो पट्टे का पर्यावसन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अभिव्यक्ति अभ्यर्पण कर दिया जाता तो समाप्त हो जाएगा, संप्रहरण कर दिया जाता है तो समाप्त हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन से पट्टे के पर्यावसन का आधार नहीं, परिसीमित समय का बीत जाना, ये भी सही है। विवक्षित समर्पण है, विवक्षित समर्पण है। और फिर उसके बाद क्या है, पट्टे का पर्यावसन करने की दी गई सूचना की समाप्ति पर, पट्टेदार की मृत्यु पर। तो कौन सा इसमें नहीं है, पट्टेदार की मृत्यु पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। पट्टे का पर्यावसन हो जाता है, कब हो जाता है, जब केवल समय के बीत जाने पर, केवल विवक्षित समर्पण होने पर, केवल संप्रहरण हो जाने पर। 111 क्या कहता है, 111 में पट्टे के पर्यावसन के 8 तरीके बताएगा। परिसीमित, इसको बार बार बता रहे क्योंकि खूब पूछता है, एक बार पढ़ा चुके फिर से पढ़ा रहे हैं। परिसीमित समय के बीत जाने पर, घटना के घटित होने पर, जब संपत्ति में पट्टाकर्ता के हित का पर्यावसन किसी घटना के घटित हो जाने पर होता, वहाँ वैसी घटना के घटित होने पर, जब पट्टाकर्ता पट्टेदार का हित एक व्यक्ति में निहित हो जाता है, अभिव्यक्ति अभ्यर्पण द्वारा, विवक्षित समर्पण या संप्रहरण के समय सूचना द्वारा पर्यावसन हो जाता है। तो ये हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, स्थावर संपत्ति के पट्टे का अवसान निम्न प्रकार से होता है। स्थावर संपत्ति के पट्टे का अवसान कैसे होता है, मौखिक सूचना द्वारा, लेखबद्ध सूचना द्वारा, अभिकर्ता को भेजकर, टेलीफोन द्वारा। तो स्थावर संपत्ति का पर्यावसन कैसे, अवसान कैसे हो सकता है, मौखिक सूचना द्वारा। खूब इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछता है, इसको नोट कर लेना। 111 के खंड जाँव के अनुसार पट्टे का पर्यावसन करने के लिए पट्टे द्वारा दी गई संपत्ति को छोड़ देने के आशय को एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के सम्यक रूप से दी गई सूचना के अवसान पर पट्टे का पर्यावसन हो सकता, ना कि लेखबद्ध सूचना द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, पर्यावसन को कहाँ, 111 में, ये याद कर लेना। फिर आ जाओ, स्थावर संपत्ति पट्टे का पर्यावसन नहीं होता। नेक्स्ट कहाँ गया, 6 पे, इसको पढ़ लो सीधे सीधे। क्या कहता है, पट्टे के स्थावर संपत्ति के पर्यावसन पर सीमित समय के बीच जाने, बार बार पढ़ा रहा हूँ याद हो जाए इस वजह से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा समय जो घटना के घटित हो जाने पर या परसीमित, वहाँ ऐसी घटना के घटित होने पर जहाँ यह कर्ता के हित के किसी घटना के घटित होने पर होता है, या बयान करने की शक्ति का विस्तार घटित होने तक होता है, यहाँ घटना घटित होने पर होता है। पट्टेदार और पट्टेकर्ता के हित एक ही व्यक्ति और एक ही समय पर एक ही अधिकार के नाते निहित हो जाते हैं, अभिव्यक्ति या विवक्षित अभ्यर्पण द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, संपत्ति अंतरण धारा 111 के अंतर्गत कोई सूचना अभिव्यक्त की जा सकती, क्या, जिस व्यक्ति को दी गई उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति या विवक्षित सम्मति से, उस व्यक्ति के अभिव्यक्ति या विवक्षित सम्मति से। फिर नेक्स्ट आ जाओ, पट्टे का पर्यावसन होता है, कैसे होता है पट्टे का, विलयन द्वारा, समर्पण द्वारा, अभ्यर्पण द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा होता, उपयुक्त सभी द्वारा होता, उपयुक्त सभी द्वारा। 111 के अनुसार समय के बीत जाने पर, विलयन पर, समर्पण पर, अभ्यर्पण द्वारा पट्टे का पर्यावसन हो जाता है, इसलिए विकल्प ये सही है।
तुम मेरे मकान के मालिक नहीं हो, इन शब्दों के साथ किराए के भुगतान से मना कर देना। ये क्या है? ये क्या करता है? ये कहता है कि तुम मेरे क्या कहता है, तुम मेरे क्या कहता है, तुम मेरे मकान के मालिक नहीं हो, भुगतान से मना कर देता है। तो दावा त्याग होगा तथा पट्टे का संपहरण किया जा सकता है। दावा का त्याग होगा तथा संपत्ति पट्टे का संपहरण किया जा सकता है। वे वाक्य अवैध हैं किंतु पट्टे के अधिकार का संपहरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ। फिर क्या कहता है? कहता है पट्टे के स्वतः पर्यवसान क्या हो सकते हैं? परिणित होगा। पट्टाकर्ता को क्षतिपूर्ति के दावे के लिए अधिकार का प्रदान करना होगा। तो इसमें क्या कहा गया? धारा 111 के खंड 6 के उपबंधों के अनुरूप प्रस्तुत समस्या तुम मेरे मकान के मालिक नहीं हो, इन शब्दों के साथ किराए का भुगतान से मना करना दावा त्याग होगा तथा इस स्थिति में पट्टे का क्या हो सकता है? संपहरण हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। अचल संपत्ति क्या है? अचल संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान हो जाता है। कैसे हो जाता है? अचल संपत्ति का तद्वारा निर्धारित समय अवधि के व्यतीत होने पर विवक्षित अभ्यर्पण द्वारा किसी घटना के घटित होने पर जहां उस संपत्ति के पट्टे करते हित का पर्यवसान उस घटना के घटित होने पर होना चाहिए जब पट्टादार दिवालिया हो गया हो। तो क्या? जब पट्टादार दिवालिया। ये पढ़े हो, 50 बार पढ़ाए हैं, फिर पढ़ा दे रहे हैं एक बार, जितनी बार आएगा उतनी बार की गलत ना हो। धारा 111 में स्थावर संपत्ति अचल संपत्ति के पट्टे के पर्यवसान के 8 तरीके, ये तो याद हो गया 8 तरीके, जिसके अनुसार अचल संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान तद द्वारा निर्धारित समयावधि के व्यतीत हो जाने पर हो सकता है। अर्थात धारा 111 का विवक्षित अभ्यर्पण द्वारा धारा 104 किसी घटना के घटित होने पर जहां उस संपत्ति के पट्टाकर्ता के हित का पर्यवसान उस घटना के घटित हो जाने पर होना हो। अंतर्गत धारा 111 के गा में पट्टेदार के दिवालिया होने मात्र से अचल संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान नहीं होता, अपितु धारा 111 के 6(3) के अनुसार यदि पट्टे का या उपबंधों की पट्टेदार के दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाने पर पट्टेकर्ता के पट्टे में दी गई अचल संपत्ति पर पुनः प्रवेश का अधिकार होगा, तभी पट्टे का पर्यवसान होगा। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। एक पट्टादार अपने पट्टाकर्ता का पट्टाकृत संपत्ति का नया पट्टा वर्तमान पट्टे को चालू रहने के दौरान प्रभावी होने के लिए प्राधिकृत करता है। तो क्या पूर्विक पट्टे को विनिमय में परिवर्तित कर देगा? पूर्विक पट्टे को शाश्वत पट्टे में परिवर्तित, पूर्विक पट्टे को विवक्षित अभ्यर्पण कर देगा। एक शून्य करार है, शून्य करारिए। तो पूर्विक पट्टे को क्या कर देगा? विवक्षित अंतरण कर देगा। 111(4) के अनुसार खूब इम्पोर्टेंट, विवक्षित अभ्यर्पण द्वारा स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान हो जाता है जब एक पट्टेदार अपने पट्टेकर्ता से पट्टाकृत संपत्ति का नया पट्टा वर्तमान पट्टे के चालू रहने के दौरान प्रभावी होने के लिए प्राधिकृत करता है, तब उसे पट्टा का विवक्षित अभ्यर्पण कहते हैं। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? क्या कहता है? निम्न में से कौन सा विवक्षित अभ्यर्पण माना जाएगा? निम्न में से कौन सा विवक्षित अभ्यर्पण माना जाएगा? तो निम्न में से कौन सा विवक्षित अभ्यर्पण माना जाएगा? वर्तमान पट्टे के निरंतर के दौरान प्रभावी ढंग से एक नए पट्टे की स्वीकृति, पट्टादार द्वारा कब्जे का त्याग करना, पट्टेदार द्वारा पट्टे के अधीन अपना हित पारस्परिक करार द्वारा पट्टेकर्ता के प्रति छोड़ देना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या विवक्षित अभ्यर्पण क्या होता है? वर्तमान पट्टे की निरंतरता के दौरान प्रभावी ढंग से एक नए पट्टे की स्वीकृति, एक नए पट्टे की स्वीकृति, एक नए पट्टे की क्या होता है? स्वीकृति होता है। नेक्स्ट आ जाओ। एक पट्टाकर्ता बा द्वारा पट्टेदार को सम्मति को त्यागने का नोटिस देता है, नोटिस का अवसान हो जाता है तथा बा कब्जे में बना रहता, बा को पुनः उस संपत्ति को छोड़ने का दूसरा नोटिस देता। पहले नोटिस की वैधता का परीक्षण किया जाएगा, पहले नोटिस का परित्यजन हो जाता है। पहला व प्रथम दोनों नोटिस वैध है, दूसरे नोटिस का प्रथम का अनुसरण माना जाएगा, दूसरे नोटिस वैध होगा। पहले नोटिस का परित्यजन हो जाएगा, परित्यजन हो जाएगा पहले नोटिस का। 113 में छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन है। ये इंपॉर्टेंट, छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन कहाँ है? 113 में। छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन कहाँ है? 113 में है। 113 से संबंधित धारा 111 के खंड जा के अधीन दी गई सूचना जिस व्यक्ति को दी गई है उस व्यक्ति को अभिव्यक्ति या विवक्षित सम्मति सेवा देने वाला व्यक्ति किसी कार्य द्वारा जिससे पट्टे को चालू माना जाएगा मानने का उसका आशय दर्शित होता है अधित्यक्त हो जाता है, परंतु समस्या 113 के दृष्टांत खा पर आधारित है। अब आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में क्या कहता है? निम्नलिखित में संप्रहण द्वारा पट्टे का पर्यवसान का आधार क्या है? संप्रहण द्वारा
पट्टे का क्या है, पर्यवसन का आधार क्या है, अभिव्यक्ति शर्त भंग होने पर, पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, पट्टाधारी के अभ्यर्पण करने पर, पट्टाकर्ता का हित पट्टेदारी के में निहित होने पर। तो क्या, अभिव्यक्ति शर्त के भंग होने पर। तो क्या है, 111 के खंड 6 खूब पढ़ा रहा हूँ ये, संप्रहण द्वारा पट्टे का पर्यवसन का आधार किसी अभिव्यक्ति शर्त का भंग होना, किसी अभिव्यक्ति शर्त का भंग होना। नेक्स्ट आ जाओ, एक पट्टादार अपने पट्टाकर्ता से पट्टाकृत संपत्ति का नया पट्टा वर्तमान के पट्टे के चालू रहने के दौरान प्रभाव होने के लिए प्राधिकृत करता है। तो पूर्विक पट्टे को विनिमय में परिवर्तित कर देगा, पूर्विक पट्टे को शाश्वत पट्टे में परिवर्तित कर देगा। नेक्स्ट क्या है, पूर्विक पट्टे का विवक्षित अभ्यर्पण हो जाएगा, वह एक शून्यकरणीय करार होगा। तो क्या हो जाएगा, विवक्षित अभ्यर्पण हो जाएगा। विवक्षित अभ्यर्पण धारा 11 के अनुसार परिवर्तन के संबंधित 111 से विवक्षित अभ्यर्पण द्वारा पट्टे के परिवर्तन की बात करती है। प्रस्तुत समस्या 102 के दृष्टांत पर, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ, होल्डिंग ओवर खूब पूछता है, ये भैया याद कर लेना, होल्डिंग ओवर इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग ओवर क्या पड़ता है, पट्टे को वैध हो जाएगा, पट्टे का नवीनीकरण हो जाएगा, पट्टा समाप्त हो जाएगा, पट्टा शून्य हो जाएगा, नवीनीकरण होगा। होल्डिंग ओवर मतलब नवीनीकरण होगा, होल्डिंग ओवर मतलब नवीनीकरण होल्डिंग ओवर मतलब पट्टे का नवीनीकरण होगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, यूपी अधिनियम के 13 में, अधिनियम 13 के 1972 में कौन सा उपबंध उसी अंतरण के 1814 धारा 14 से मिलता जुलता, तो कौन सा, ये छोड़ दो, ये एसजीएस का क्वेश्चन था, ये कोई तुम्हारे में पूछेगा भी नहीं आप लोगों में। नेक्स्ट आ जाओ, देखो इसको मैं इससे पढ़ाता हूँ, इलस्ट्रेशन से। ये जो एक्सप्लेनेशन, धारा 116 अतिसारण संबंधित है, जिसमें यह उपबंधित है कि यदि संपत्ति का पट्टेदार, उप पट्टेदार या पट्टे के पर्यवसन के पश्चात उस पर कब्जा बनाए रखता है, तब पट्टाकार उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार या उप पट्टेदार से भाटक किराया लेगा, स्वीकार करता है या कब्जा बनाए रखने के लिए अन्य अनुमति देता है। तत्प्रतिकूल करार के अभाव में पट्टा धारा 106 में यथादृष्ट उस परियोजन के अनुसार जिसके लिए पट्टे पर दी गई थी वर्षा अनुवासी या मासा अनुवासी के लिए नवीनीकृत हो जाएगा। इस उपबंध के अनुसार जब एक घर 5 वर्ष के पट्टे पर बा को देता है, तो बा उस घर को तीसरे व्यक्ति को 1,000 रुपये मासिक किराए पर उप पट्टे पर देता है, तथा 5 वर्ष बाद भी सा घर पर काबिज रहता और आ को भाटक देता है, तो सा का पट्टा मासा अनुमास स्वीकृति नवीनीकृत होता रहता है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में संपत्ति अंतरण की कौन सा, पट्टे के अधिधारण का प्रभाव, ये खूब इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, पट्टे के अभिधारण का प्रभाव, पट्टे के अभिधारण का प्रभाव ये कहाँ दिया गया, पट्टे के अभिधारण का प्रभाव 116 रट लेना, अभिधारण, पट्टे के अभिधारण का प्रभाव कहाँ दिया है, 116 में। अब नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद खा को का एक फार्म गा के जीवन पर्यंत के लिए पट्टे पर देता है, गा की मृत्यु हो जाती है किंतु का की अनुमति से सा कब्जा बनाए रखता। खा का पट्टा क्या है, खा का पट्टा क्या समाप्त हो जाता है, वर्षानुवर्षिक नवीनीकृत पट्टा हो जाता है, सदा के लिए नवीनीकृत हो जाता है, मृत्यु के वर्ष के लिए प्राधिकृत होता है। तो क्या वर्षानुवर्षा नवीनीकृत हो जाता है। इसमें क्या 116 के दृष्टांत खा पर आधारित इस उपबंध के अनुसार जब खा को का एक फर्म गा के जीवन पर्यंत मतलब जीवन के दौरान के लिए पट्टे पर देता है, गा की मृत्यु हो जाती है किंतु का की अनुमति से खा कब्जा बनाए रखता है, तो का पट्टा वर्षानुवर्षी नवीनीकृत होता रहेगा, वर्षानुवर्षा नवीनीकृत होता रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित सूची में संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनाव का सिद्धांत कहाँ दिया गया, चुनाव का सिद्धांत कहाँ दिया गया, 35 में, चुनाव का सिद्धांत कहाँ दिया है, 35 में, चुनाव का सिद्धांत 35 में दिया गया है। प्रत्यासन का सिद्धांत कहाँ दिया गया है, प्रत्यासन का सिद्धांत 92 में दिया है। फैलाव का सिद्धांत कहाँ दिया गया, फैलाव का सिद्धांत कहाँ दिया गया, फैलाव का सिद्धांत कहाँ दिया गया, 116 में,
कहाँ दिया है? 116 में फैलाव का सिद्धांत। और फिर क्या है? संप्रहण का अभित्यजन कहाँ दिया है? संप्रहण का अभित्यजन 112 में। तो ये आई होप इस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आ जाओ। नहीं, इसको पढ़ भी लो, ये ऐसे थोड़ी कर लोगे, पढ़ भी लो। क्या है? धाराओं का सम्मिलित क्रम, चुनाव का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन 35 में, प्रत्यासन, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन 92, फैलाव का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर, इसको होल्डिंग ओवर, फैलाव को क्या कहते हैं? होल्डिंग ओवर। होल्डिंग ओवर अंग्रेजी में एक बार देख लेना, 116 में होल्डिंग ओवर है, खूब पूछता है, इसको गलत मत कराना भैया, 50 बार बता रहे हैं। संप्रहण और अभित्यजन को 112 में, संप्रहण और अभित्यजन को 112 में। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? राम 5 लाख रुपए मूल्य वाले मकान को 2 लाख रुपए मूल्य वाले एक खेत और एवं 3 लाख रुपए नकद के बदले श्याम को क्या कहता है? ट्रांसफर। यह संव्यवहार कैसा है? यह एक विनिमय है, बदले में करता, तो यह एक विनिमय है। 118 जब दो व्यक्ति एक ही चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, तो जिन दोनों चीजों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीजों में से केवल धन है, तब संव्यवहार क्या होगा? विनिमय होगा। आ अपने मकान का हस्तांतरण बी को 2000 रुपये और बा के ज़मीन का हस्तांतरण आ को 1200 रुपये में और इसके अतिरिक्त 800 रुपये में देता, तो यह ऐसा हस्तांतरण क्या कहलाएगा? विनिमय कहलाएगा। विनिमय कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम में विनिमय बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? इनमें से कोई कैसे बराबर होता है? संपत्ति अंतरण में विनिमय बराबर होता है। विनिमय कैसे बराबर? उपयुक्त में से कोई नहीं, न विभाजन में, न दान में, न विक्रय में। 118 के अनुसार विनिमय में आपसी स्वामित्व का अंतरण किया जाता है। जब दो व्यक्ति अलग अलग संपत्ति के स्वामी हो, वे आपस में संपत्ति एक दूसरे को बदल लेते, तब वह विनिमय होता है। यह चल अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होता है। विनिमय के लिए दोनों चीज़ें केवल धन हो सकता है या दोनों चीज़ें कोई भी धन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। धन का विनिमय संबंधी प्रावधान कहाँ दिया? संपत्ति खूब पूछता भैया, 121 में दिया। कहाँ दिया? 121 में। कहाँ दिया? 121 में। विनिमय 18 में, लेकिन धन का विनिमय कहाँ? 121 में। खूब पूछता है, इसको नोट कर लो। 121 धन के विनिमय के संबंधी प्रावधान। इसके अनुसार धन के विनिमय हर एक पक्षकार द्वारा किए गए धन को असली होने की तद्वारा गारंटी देता है। दान संपत्ति अंतरण में कहाँ है? यह एक अवयस्क को किया गया दान, संपत्ति अंतरण के यह एक अवयस्क को किया गया दान है। भावी संपत्ति का दान है। दाता के मरणोपरांत प्रतिगृहित दान है। दान जिनका हेतु अतीत एवं आयुक्त संभोग है। तो भावी संपत्ति का दान नहीं हो सकता है। देखो, भावी संपत्ति का दान नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। दाता जो देता मरणोपरांत प्राधिकृत दान, ये भी नहीं होगा। दान जिसके हेतु अतीत के आमुख संभोग हो, ये भी नहीं होगा। तो इसका एक अवयस्क को किया गया दान वैध होता है। ये याद कर लेना, एक अवयस्क को किया गया दान वैध होता है। 122 में दान का प्रतिग्रहण और अदाता कर सकता है या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति, चूंकि इसको बड़ा कर लेता हूँ ना, तो सही है, अब सही है। चूंकि क्या कहता है? संविदा करने में सक्षम होता था, उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति प्रतिग्रहण करता। अवयस्क को किया गया दान की विषय वस्तु विद्यमान होनी चाहिए, अर्थात भावी संपत्ति का दान मान्य नहीं है। दान का प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में हो जाना चाहिए तथा दाता को वस्तु का दान देने में समर्थ होना आवश्यक है। धारा 126 दान उन दशाओं से प्रतिफल के अभाव या असफलता की दशा में छोड़कर किसी भी दशा में संग्रहित किया जा सकता है, किंतु यदि संविदा होता है तो विखंडित किया जा सकता है। दान जिसका हेतु अतीत का आयुक्त संभोग हो तो वैध नहीं होगा। एक दान पत्र के निष्पादन और सत्यापन को अदाता को सौंप दिया जाता। अदाता दान को स्वीकार कर लिया। विलेख के रजिस्ट्रीकरण से पहले दाता दान का प्रतिग्रहण करना चाहता। अदाता का क्या सलाह दे सकता है? क्या दे सकता है? दान पूर्ण हो
क्या दे सकता है, दान पूर्ण हो और विलेख रजिस्ट्रीकरण बाद में हो सकता है। देखो पढ़ो इसको क्या कहता है। धारा 122 दान के प्रतिग्रहण और अदाता द्वारा करने के बाद पूर्ण हो जाता है। केवल पंजीकरण न होने से दान वैधता पर प्रभावित नहीं होता है। पंजीकरण दान की वैधता, दान किसी भी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता, दूसरे व्यक्ति द्वारा जो अदाता कहलाता, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना, स्वेच्छा और प्रतिफल नहीं होता, दान में प्रतिफल नहीं होता, याद कर लेना, और अदाता द्वारा या किसी और प्राधिकृत किया गया हो। प्रतिग्रहण अदाता के जीवन काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, धारा 122 में निम्न किस प्रकार के दान से संबंधित है, जीवित व्यक्तियों के बीच दान से संबंधित। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से कौन सा दान आवश्यक नहीं, दाता अदाता विषय वस्तु का अंतरण प्रतिफल सहित होना चाहिए। तो प्रतिफल सहित आवश्यक नहीं है। दान के द्वारा स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। दान के द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण में आवश्यक तत्व नहीं। दाता अदाता द्वारा तथा उसकी ओर से प्रतिग्रहण कम से कम 2 साक्षियों द्वारा प्रमाणित लिखित द्वारा केवल संपत्ति का परिधान। तो इसमें क्या नहीं होगा, केवल संपत्ति का परिधान। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन फॉर अ वैलिड गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड द इंस्ट्रूमेंट साइंड by on behalf of the donor, consideration, attention by the least 2 witness, acceptance of gift by donee during the lifetime of the donor। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, देखो पढ़ लो इसको। 122 दान को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार दान की आवश्यकता तो नहीं है, स्वामित्व का अंतरण, विषय वस्तु का अंतरण, प्रतिफल का अभाव, स्वेच्छापूर्वक अंतरण, प्रतिग्रहण, यानी कि प्रतिफल इसके अंतर्गत नहीं आता है। फिर क्या कहता है, दान का आवश्यक तत्व नहीं है, दान का प्रतिफल आवश्यक तत्व नहीं। दान के बारे में अदाता प्रतिग्रहण से पूर्व मर जाता तो दान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दान क्या हो जाएगा, अगर दान जो दान दे रहा है जो, और यह क्या, देखो ये पढ़ लो। 100 दान की परिभाषा में किया गया जिसके अनुसार दान किसी वर्तमान जंगम से स्थावर संपत्ति का अंतरण जो एक व्यक्ति द्वारा दाता द्वारा दूसरे को अदाता को, दाता मतलब दे रहा, अदाता मतलब जो प्राप्त हो रहा, स्वेच्छा द्वारा एवं बिना प्रतिफल के किया जाता है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त करने वाला व्यक्ति अदाता द्वारा कर ली गई हो। दान का प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में करना होगा। दाता के जीवन काल में, जो दे रहा उसके जीवन काल में। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता दान लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाएगा। अगर प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाएगा। मतलब जिसको संपत्ति दे रहे हो दान में, अगर वो व्यक्ति मर जाता है, अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो क्या होगा, दान शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। दान के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही है। दान किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया अंतरण है। दान का अंतरणकर्ता अदाता या अंतर्ती दाता कहलाता है। यदि प्रतिग्रहण से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाएगा, यही सही है। फिर आ जाओ, यदि दान का प्रतिग्रहण करने से पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाती है तो वह दान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, सही है। वैधानिक रूप से एक दान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि उसका अदाता द्वारा प्रतिग्रहण न कर लिया जाए। ऐसा प्रतिग्रहण होना चाहिए कैसा, लिखित में अदाता द्वारा अथवा अदाता की ओर से दाता के जीवन काल में किया गया हो, जब तक किया गया हो जबकि दाता के देने में समर्थ हो। दाता के जीवन काल में तथा तब तक किया गया हो जब तक कि दाता देने में समर्थ हो। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 122 के अनुसार संपत्ति में शामिल है क्या है, चल अचल दोनों संपत्ति का दान किया जा सकता है। खूब इंपॉर्टेंट, चल अचल दोनों संपत्ति का दान किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको 10 बार रट लेना। निम्नलिखित में से सत्य असत्य उत्तर बताओ। क्या है कि दान प्रतिफल के बिना किया गया स्वामित्व का अंतरण सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दान दाता के जीवन काल में प्रतिग्रहित होना चाहिए, ये भी सही है। यदि अदाता प्रतिग्रही से पूर्व मर जाता है तो ये भी सही है। दान केवल चल नहीं अचल दोनों का होता तो यही गलत हो जाएगा। आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। क्या एक हिंदू अपनी अचल संपत्ति का मौखिक दान कर सकता
हाँ, यदि वह कब्जा प्रदत्त है, नहीं कर सकता है, दान ग्रहित के विवेक पर इनमें से कोई नहीं। तो नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? अब पढ़ लो 123। दान का अंतरण कैसे? दान अचल संपत्ति का है, वहाँ वह अंतरण दाता द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षरित तो कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनप्रमाणित रजिस्ट्री लिखित द्वारा किया जा सकेगा। जहाँ दान चल संपत्ति का क्या है, वहाँ अंतरण या तो वह अंतरण या तो अचल संपत्ति के दान के तरीके से या संपत्ति के परिधान द्वारा किया। उल्लेखनीय दान संबंधी ये नियम हिंदुओं पर लागू होते हैं, किंतु मुस्लिम पर इस विषय पर क्या होता है? मुस्लिम को इस विषय पर क्या होता है? पर्सनल लॉ के हिसाब से हिबा संबंधी नियम प्रयोजन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट। निम्न में से कौन से दस्तावेज अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है? अनिवार्य पंजीकरण किसके? अचल संपत्ति के उपहार के साधन, वसीयतनामा, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अचल संपत्ति के लीक, भुगतान की अस्वीकृति, रसीद का साधन। तो क्या होना चाहिए इसमें? ये देखो, इसमें क्या होना चाहिए? 123 के अनुसार क्या होना चाहिए? स्थावर संपत्ति दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरणदाता द्वारा या उसकी ओर से कम 2 साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित और अनप्रमाणित लिखित द्वारा होना चाहिए। स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए किया गया अंतरण कैसा होना चाहिए? कब्जे के परिधान द्वारा, दाता द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षरित तथा अनप्रमाणित रजिस्ट्री के लिखित द्वारा, सादा लिखित द्वारा, कब्जे के परिधान सहित सादा लिखित द्वारा किया जा सकता। तो क्या किया जाता है? दाता द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षरित तथा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत 100 रुपये से कम मूल्य की मूर्त और स्थावर संपत्ति का दान कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा, मात्र रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा, फिर क्या कहता है? कम से कम 2 साक्षियों के द्वारा अनप्रमाणित रजिस्ट्रेशन लिखित द्वारा किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन सही है। वर्तमान एवं भावी दोनों संपत्तियों को शामिल करते हुए किया गया दान केवल प्रथम भाग के लिए शून्य होगा, केवल द्वितीय भाग के लिए शून्य होगा, दोनों भाग के लिए शून्य होगा। तो जो द्वितीय भाग है वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? पढ़ लो। धारा 124 के अनुसार जिस दान में वर्तमान और भावी दोनों संपत्ति शामिल हुए वह दान किया गया, वहाँ दान भावी संपत्ति के विषय में शून्य होगा। भावी मतलब जो आने वाली है उसके संबंध में शून्य होगा। फिर नेक्स्ट है, जहाँ एक ऐसी संपत्ति का दान जो अस्तित्व में नहीं है, तो संपत्ति अंतरण की कौन सी धारा शून्य करती? कौन सी धारा शून्य करती है? कौन सी? 124 शून्य करती है। जहाँ संपत्ति ही नहीं है और दान कर दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जहाँ संपत्ति ही नहीं है और दान कर दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, वो 124 में बताया शून्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैध नहीं है? कौन सा वैध नहीं है? अब देखो, भविष्य का उपहार, सशर्त उपहार, बाजी के समझौते या अनिश्चित समझौते पर अवधि, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। अब देखो इसमें आ जाओ, भविष्य में उपहार, सशर्त उपहार, बाजी के समझौते का या निश्चित समझौते का आधारित उपहार यदि अवैध उपहार नहीं है, जबकि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 के तहत को वैध उपहार होने के लिए निम्नलिखित आवश्यकता। तो 122 के तहत निम्नलिखित क्या है? स्वामित्व का वर्तमान में अंतरण हो, विषय वस्तु का अंतरण हो, प्रतिफल का अभाव हो, स्वेच्छापूर्वक अंतरण हो, प्रतिग्रहण हो। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट क्या है? भावी संपत्ति या दान द्वारा किया जाए। भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है। सही है, गलत है? संपत्ति भविष्य में दान देने के लिए वैध होगी, भावी संपत्ति के दान को स्वीकार करने का वैध होगा। तो ये गलत है। क्यों? 122 के अनुसार दान किसी वर्तमान जंगम स्थावर संपत्ति के अंतरण, ना कि भाविक अंतरण। नेक्स्ट आ जाओ, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दान जिसमें वर्तमान तथा भावी संपत्ति दोनों, तो क्या होगा? ये वाला बता चुका हूँ क्वेश्चन, ये देख लेना। केवल जो संपत्ति है उसी का दान किया जा सकता है वर्तमान में, भावी वाला शर्त शून्य हो जाएगा। निम्न में से कौन से दान के द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी सही नहीं है? विलेख दाता द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षरित होना चाहिए, विलेख केवल दाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, विलेख रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, विलेख कम से कम दो साक्षी द्वारा क्या होना चाहिए? अनप्रमाणित होना चाहिए। तो क्या पूछा है? अचल संपत्ति के अंतरण के संबंध में क्या पूछा? अचल संपत्ति के अंतरण के संबंध कौन सही नहीं है? विलेख केवल दाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, ये सही नहीं है। विलेख दाता द्वारा या उसकी होश से हस्ताक्षरित, विलेख रजिस्ट्रीकृत होना है, कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनप्रमाणित। ये कहाँ दिया है? 123 में दिया गया, 123 में दिया गया। नेक्स्ट आ जाओ,
पिता अपने सौतेले पुत्र के पक्ष में अपने आवासीय घर के साथ उस घर को भी जिसको कि वह अपने व्यापार के आय से बनाने वाला था का दान निष्पादित करता। उक्त संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? अब निम्न में से कौन सा सही है? दान पूर्व रूपेण अनुज्ञेय है। दान भविष्य में आवास के निर्माण की सीमा तक शून्य है। आवास के निर्माण की सीमा तक शून्य। भी आवासीय घर का दान सौतेले पुत्र के पक्ष में शून्य है। मात्र प्राकृतिक पुत्र न होने की दशा में सौतेले पुत्र को किया गया दान सूत्र नहीं होगा, तो इसका बी हो जाएगा। जो भविष्य में वो मकान बनाना चाहता है वो अगर दान दे रहा है तो वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि 124 में जिस दान को वर्तमान तथा भावी, तो वर्तमान और भावी वाला ये पकड़ लेना, वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हों तो वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य है। दान केवल भविष्य में मिलने वाली संपत्तियों के लिए अवैध होगा। वर्तमान संपत्तियों के सिलसिले में दान क्या होगा? अवैध होगा, परिवर्तनीय होगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। आ बा सा व दा को एक दान देता है। बा व सा दान को स्वीकार कर लेते हैं परंतु दा दान को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। यहाँ इस दान की स्थिति क्या होगी? संपूर्ण दान शून्य होगा, दान वैध होगा तथा दा को मिलने वाला अंश बा सा दा में बांट दिया जाए। यहाँ केवल 1/3 अंश तक ही शून्य होगा जिसमें दा ने लिया होता। अगर दान स्वीकार कर लिया होता तो दा के मना कर देने के बावजूद भी संपत्ति उसमें निहित हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? क्यों होगा? पढ़ लो। 125 क्या कहता है? अधिनियम की धारा 125 यह नियम विहित कहती है यदि दान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया गया और उनमें से कोई पक्ष उस दान को लेने से मना कर देता तो उस अंतरण पर, उस ट्रांसफर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धाराओं के प्रावधानों के अनुसार ऐसी संपत्ति में जो पूरा दान है शून्य नहीं होगा। पूरा जो दान है शून्य नहीं है, किंतु उसका उतना अंश शून्य होगा जो दान अस्वीकार करने वाले पक्ष प्राप्त किया हो। ये जबकि वह दान स्वीकार करता है। प्रस्तुत समस्या 125 पर ही आधारित है। अतः यह अंतरण दान दा को प्राप्त होने वाले 1/3 अंश को शून्य हो जाएगा तथा शेष अंतरण वैध हो जाएगा। तो यानी कि ये 125 में दिया है। ठीक है। 124 में अंश वाला है, भाभी और संपत्ति है, और 125 में व्यक्ति है। 124 और 125 मिलता जुलता है। 124 में क्या? संपत्ति है, 125 में व्यक्ति है, व्यक्ति द्वारा वो किया जाता है। ठीक है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्या है कि बा को 1 लाख रुपए बा की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपयों में 10,000 रुपये जब भी चाहे तब वापस ले सकता है। यह दान क्या होगा? यह दान पूर्ण वैध होगा, पूर्ण अवैध होगा। इसमें दान नहीं कर सकते। 90,000 रुपये के लिए वैध होगा तथा 10,000 रुपये के लिए शून्य होगा। खूब पूछता है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना कोशिश कर पाना इसको देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 126 के दृष्टांत खा पे आधारित है। बैरेक्ट में भी लगा लेना अगर लेके पढ़ रहे होगे। ये वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते कि वह दाता की इच्छा के मात्र से पूर्णतया या भागता प्रतिसंग्रहणीय होगा, यथा स्थिति पूर्णतया या भागता शून्य होगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्या है? दुर्भर दान। ये भी खूब पूछता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुर्भर दान कहाँ दिया है? 127 में। सीधे डायरेक्ट 127 पढ़ो। दुर्भर दान 127 में। 125 में क्या दिया है? ऐसे व्यक्तियों द्वारा संबंधित है। 128 में सर्वस्वदाता 129 में। ये भी खूब पूछता है। सर्वस्वदाता 129 में। आसन्न मरण दान मुस्लिम विधि में। फिर 122 से 128 तक प्रावधान क्या होते हैं? मुस्लिम विधि के व्यावृत्तियों के संबंधित जिस संपत्ति पर 122 से 128 तक के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता? एक मकान जिसका बाजार मूल्य 10,000 रुपये बिना प्रतिफल के बा को अंतरित करता, लेकिन उस मकान के ऊपर 15,000 सरकारी प्रभार दे है। यह अंतरण क्या होगा? यह अंतरण दुर्भर दान होगा। कि दुर्भर दान कैसे होता? एक मकान जिसका मूल्य इतना है बिना प्रतिफल के बा को क्या करता? अंतरित करता, लेकिन उस मकान के ऊपर इतना सरकारी दे है। अतः यह अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 127 के दुर्भर दान होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट।
एक सर्वस्व अदाता दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वहीन है, तो सर्वस्व अदाता का दायित्व क्या होगा? तो उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल की सीमा तक होगा। कैसे होगा? सीमा तक होगा। इसको पढ़ो, क्या कहता है? सर्वस्व दाता 128 में है, इस धारा किसी दाता को संपूर्ण संपत्ति दान के रूप में स्वीकार करने वाला सर्वस्व अदाता दान ग्रहीता दाता के सभी ऋणों तथा सभी भारों के लिए अपने द्वारा दान में प्राप्त की गई संपत्ति के मूल की सीमा तक का दायित्वधीन होगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट, सर्वस्व अदाता वह है जो क्या है? 128 के उपबंधों के सर्वस्व अदाता वह व्यक्ति होता है दाता की संपूर्ण संपत्ति सभी शोध ऋण एवं दायित्व सहित दान को प्राप्त करता। सर्वस्व दाता 128 में। नेक्स्ट आ जाओ, दान विधिक अनुसंगतियों में दान का अत्यंतिक उपभोग सम्मिलित है। अदाता को दान के उपभोग करने में किसी को द्वारा निर्बंधित नहीं किया जा सकता। तो अब क्या है? क्या निर्बंधित नहीं किया जा सकता? ए आर दोनों सही है, आर का ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। इसमें क्या कहता है? संपत्ति अंतरण 128 के अंतर्गत सर्वस्व अदाता दान में प्राप्त संपत्ति को उपयोग पर किसी शर्त द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दान की गई संपत्ति विधिक विशेषताओं में इसका दान अत्यंतिक सशर्त रहित उपयोग सम्मिलित है। तो ये सही है। फिर आ जाओ संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं है? कौन सा अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं? उत्तराधिकार पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं है। उत्तराधिकार पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं है। धारा 54 के अंतर्गत विक्रय, धारा 58 में बंधक, धारा 122 में दान का अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा, किंतु उत्तराधिकार का अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है अभी? अधिधारण किसमें होता है? अधिधारण किसमें होता है? पट्टे में। अधिधारण किसमें होता है? पट्टे में होता है। अधिधारण किसमें होता है? पट्टे में। सॉरी, अधिधारण इसको बड़ा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। अधिधारण किसमें होता है? अधिधारण पट्टे में होता है। फिर उसके बाद अब क्या है? सर्वस्वदाता। सर्वस्वदाता किसमें होता है? दाता मतलब दान दे रहा है, तो ये दान में हो जाएगा। मोचन किसमें? मोचन पुरोबंध बंधक में पढ़ाया हूँ, क्रेता विक्रेता से संबंधित, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? दान संपत्ति अंतरण अधिनियम में शासित नहीं होता। कौन सा दान? दुर्बंध दान 127 होता है। आसन्न मरण का सिद्धांत ये भी होता है। सर्वस्व दाता का अनहर व्यक्ति का दान, अनहर व्यक्ति का दान इससे नहीं गवर्न होता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? 127 दुर्बंध दान, 128 सर्वस्व दाता द्वारा दान, 129 में आसन्न मरण। ये सब याद कर लेना भैया। 127 दुर्बंध, 128 सर्वस्व दाता, 129 आसन्न मरण द्वारा दान। जबकि अनाहर व्यक्ति के बारे में विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। व्यक्ति जिसे दान किया जाता है उसे अदाता कहते हैं। धारा 122 के अनुसार अदाता व्यक्ति कोई भी हो सकता है। यदि वह तत्समय दान प्रतिग्रहण करने के लिए अनाहर हो, तब भी उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति प्रतिग्रहित कर सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा मुस्लिम विधि के नियमों को संरक्षित करती? कौन सी धारा जो मुस्लिम विधि को संरक्षण प्रदान करती है? धारा 123, जिसमें अचल संपत्ति का दान पंजीकृत विलेख के माध्यम से किया जाता, अनिवार्य प्रयोज्यता में छूट प्रदान करती। कौन सी धारा होगी? कौन सी धारा हो? 126, 127, 128, 129, 129। संपत्ति अंतरण धारा 129 यह कहती है कि अध्याय 7 में दान के विषय में कोई बात मोहम्मदन विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी। अर्थात दान के विषय में मुस्लिम विधि के नियमों को संरक्षित किया गया है। साथ ही आसन मरणन दान जो मृत्यु को निकट मानकर किया गया उसको भी पंजीकृत विलेख के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्यता छूट प्रदान करती है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन तरीकों से किसके द्वारा अनुयोज्य दावे का अंतरण हो सकेगा? रजिस्ट्री लिखित द्वारा, ऐसे लिखित के निष्पादन द्वारा जो अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो, ऐसे एक लिखित द्वारा जो दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित हो, इनमें से सभी के द्वारा। तो इनमें से क्या है? क्या अनुयोज्य दावे का अंतरण हो सकता? ऐसे लिखित के निष्पादन एग्जीक्यूशन द्वारा जो अंतरण कर रहा द्वारा क्या होना चाहिए? हस्ताक्षरित होना चाहिए।
लिखित ऐसा होना चाहिए, निष्पादन द्वारा, एग्जीक्यूशन द्वारा क्या होना चाहिए, अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ये खूब इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ दिया, 130 के अंतर्गत अनुयोज्य दावे का अंतरणकर्ता द्वारा उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं लिखित रूप से किया जाएगा। अपवाद, इस धारा में कोई भी बात किसी समुद्री बीमा, ये इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से इसे बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, किसी समुद्री बीमा या अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं है और न ही बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। धारा 130 क्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम का अपवाद है। अनुयोज्य दावा के संबंध में क्या है, समुद्री बीमा अग्नि बीमा में लागू नहीं होता अनुयोज्य दावा। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कार्रवाई योग्य दावे का हस्तांतरण अनुयोज्य नहीं है। कार्रवाई योग्य दावे का हस्तांतरण मौखिक रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। कार्रवाई योग्य दावे का हस्तांतरण बिना प्रतिफल के नहीं किया जा सकता है, बिना प्रतिफल के नहीं किया जा सकता है। कार्रवाई योग्य दावे का क्या हो सकता है, कंसीडरेशन के साथ हो, किसके साथ, कंसीडरेशन दावे का क्या हो सकता है, हो नहीं सकता। उसका हस्तांतरण केवल लिखित इंस्ट्रूमेंट के प्रभावी होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 130 अनुयोज्य दावे के समानुदेशन आदेश का अंतरण की रीति ढंग विहित करती है कि कैसे होगा। धारा के प्रयोजन के अनुसार अनुयोज्य दावे का अंतरण चाहे वह प्रतिफल सहित हो या रहित हो, ऐसे लिखित निष्पादन द्वारा, 130 में बताया अनुयोज्य दावे का कैसे अंतरण हो, ऐसे निष्पादन द्वारा किया जाएगा जो अंतरक या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा क्या हो, हस्ताक्षरित हो। हस्ताक्षरित होगा तभी अनुयोज्य दावे का अंतरण के लिए विशेष रूप से फॉर्म का प्रावधान नहीं है। केवल वो क्या होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कहता है, बी आ को देनदार बा व ऋण को सा को आंतरित कर देता, सा से ऋण चुकाने का बा तकाजा करता, आ को अंतरण के यथा विहित सूचना 131 संपत्ति अंतरण अधिनियम के 82 में नहीं मिली, तब वह बा को संदाय कर देता। यह संदाय कैसा होगा, या पेमेंट कैसा होगा, वैध होगा, या पेमेंट कैसा होगा, वैध होगा। ये देखो, इसको पढ़ लो पूरा। यह अंतरण वैध होगा। यह संदाय विधि के क्या है, विधि के मान्य ऋण या अनुयोज्य दावे के बारे में संव्यवहार जो ऋणी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया, जिससे उसके विरुद्ध अंतरक यथापूर्वक अंतरण के लिखित के अभाव में ऐसा ऋण या अनुयोज्य दावा वसूल करने का, परिवर्तित करने का अधिकार होता। ऐसे अंतरण के मुकाबले में विधि मान्य होगा, सिवाय वहाँ जहाँ के ऋणी या अन्य व्यक्ति उस अंतरण के पक्ष में उसकी ऐसी सूचना पा चुका हो। 130 का दृष्टांत का। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें देखो कौन सा सम्मिलित नहीं है। स्थावर संपत्ति 2 में दिया है, ये 3 में होगा, ये गलत है। धारा 100 सही है, पाश्चात्य क्रेता भी सही है, बंधक ऋणी भी, बंधकी ऋणी भी सही है, 134 भी सही। तो इसमें क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा दूसरा वाला। ये कहाँ, धारा 3 में निर्वचन खंड में परिभाषित है, 2 में क्या, अधिनियमों के निरसन इत्यादि को। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, कौन सा सम्मिलित है, सर्वस्व दाता अदाता 128 गलत है, बंधकी ऋण 134 सही है, धन का विनिमय 120 दिया, धन का विनिमय कहाँ होता है, 121 में दिया है, धन का विनिमय 121 में, धन का विनिमय 121 में दिया है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अनुयोज्य दावे का क्रय या विक्रय निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। क्रय और विक्रय कौन कर सकता है, केवल न्यायाधीश, केवल विधिक व्यवसायी, केवल कोई भी न्यायिक अधिकारी। तो कौन कर सकता है, उपयुक्त सभी। क्या दिया, धारा 136 के अनुसार न्यायालय से संबंधित कोई भी न्यायाधीश, विधि व्यवसायी या कोई भी आवेशद और न्यायालय से जुड़ा हुआ अनुयोज्य दावे के किसी हित का क्रय, दुर्व्यापार या उससे प्राप्त करने के लिए करार नहीं करेगा। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट। धारा 8 अनुयोज्य दावे के अंतरण के विषय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, ये देखना पड़ेगा।
तो असत्य कथन भैया देखो छठो, इस अध्याय के उन लिखितों को जो विधिक या रूढ़ि द्वारा तस्मय प्रक्रम लागू होता है। इस अध्याय में माल पर हक की वाणिज्यिक दस्तावेज लागू नहीं। अनियोजित दावे को अंतरित या ऐसे दावे को उन सब दायित्वों और साम्याओं के अधीन लेगा जिसके अध्याधीन असंत अंतरण की तारीख के दावे के बारे में था। अनियोजित दावे के अंतरण की प्रत्येक सूचना लिखित होगी। तो कौन सा? यह अध्याय लिखितों को जो विधि या रूढ़ि द्वारा तस्मय प्रक्रम में लागू होगी। यही चीज़ गलत होगा। अब आ जाओ इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या कहता है डिटेल में? संपत्ति अंतरण 137 के अनुसार अध्याय पूर्वगामी धाराओं की कोई भी बात स्टॉक अंशों या डिवाइडरों को अथवा उन लिखितों को जो विधि या रूढ़ि द्वारा तस्मय प्रक्रम अथवा माल के हक वाणिज्य दस्तावेज पर लागू नहीं होंगे। धारा 132 अनियोज्य दावे का अंतरित ऐसे दावे के उन सब दायित्वों और साम्याओं के अधीन लाया गया जिसे दाताधीन अंतरण की तारीख को उसे दावे के बारे में तथा 131 के अनुसार अनियोज्य दावे के अंतरण की प्रथम सूचना लिखित होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 137 लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विलेख को बाहर रखा गया? केवल शेयर को, केवल विनिमय बिल को, ए और बी दोनों को, ना तो ए को केवल शेयर को बाहर रखा गया। संपत्ति अंतरण 137 में स्टॉक अंशों, शेयर या डिबेंचरों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। 137 में उन लिखितों को जो विधि या रूढ़ियों द्वारा प्रक्रम या माल का हक की वाणिज्यिक दस्तावेज को क्या रखा गया? बाहर रखा गया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? संचयन के लिए निर्देश। संचयन के लिए निर्देश कहाँ दिया गया? 17 में। संचयन बंधककर्ता के पट्टाकर्ता करने की शक्ति, ये 65 का में, ये इंपॉर्टेंट है। बंधककर्ता की पट्टा करने की शक्ति ये कहाँ? 65 का में दिया है। एक साथ स्वामी द्वारा अंतरण 44 में दिया गया। धन का विनिमय 120 में दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है धन का विनिमय। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? सर्वस्वदाता 128, सर्वस्वदाता 128, भागिक पालन 53A, पार्श्विकता 65, क्रम बंधन वाला बंधक के पुरोबंध का सिद्धांत 67। तो ये 65 नहीं, ये क्या होगा? पार्श्विक क्रेता का क्रम बंधन 56 होगा। अब आ जाओ आप अन्य पे। ये कंप्लीट हो गया। अब अन्य में देख लो क्या क्या। संपत्ति अंतरण अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं। किस पर लागू होते हैं? स्थावर जंगम संपत्तियों के, परंतु कुछ उपबंध केवल स्थावर एवं जंगम दोनों संपत्तियों पर लागू होते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से संपत्ति अंतरण अधिनियम में से संबंधित नहीं। दान, धन का विनिमय, विभाजन, अचल संपत्ति का पट्टा। तो विभाजन नई संपत्ति है। टीपीए से विभाजन नहीं संबंधित है। कौन सा अंतरण पद के अंतर्गत नहीं होता? उपहार, विनिमय, पारिवारिक समझौता, पट्टा। तो पद के कौन से संपत्ति का अंतरण पद के अंतर्गत नहीं आता? अंतरण में पारिवारिक समझौता नहीं आता है। इसको पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ पूछता, संपत्ति अंतरण पद के अंतर्गत पारिवारिक समझौता नहीं आता। साहू माधव दास बनाम पंडित मुकुंद राम, उपहार पट्टा, ये इंपॉर्टेंट, ये केस पढ़ लेना। साहू माधव दास पंडित मुकुंद राम। फिर आ जाओ अंतरण में कौन से प्रकार के लिखित विलेखों में दो साक्षियों का अनुप्रमाणन को साक्षी अंतरण अधिनियम में बाध्यकारी प्रावधारित किया गया है? कहाँ बाध्यकारी प्रावधारित किया गया है? तो ये किस में किया गया? दान में किया गया। संपत्ति अंतरण 123 के अनुसार अचल संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्टर लिखित द्वारा करना आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाओ क्या है? प्रतिलिपियाकार लेखक की मृत्यु हो जाने के पश्चात 50 वर्ष, 60 वर्ष। अब आ जाओ लास्ट पेज भैया, ये आप लोगों का लास्ट पेज है। इसके बाद टीपीए लास्ट पेज है। कंप्लीट हो गया, ठीक है। टीपीए समाप्त, ठीक। ये अब लास्ट वाला ये पेज पढ़ लिया जाता है। ये क्या है? 70 वर्ष तक, 75 वर्ष तक,
तो क्या है, प्रतिलिपियाकार अधिनियम धारा 24 के अंतर्गत लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक जारी रहता है। कितने? 60 वर्ष तक जारी रहता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम संबंधित है, विक्रय पट्टा बंधक सभी से संबंधित है, ये कर ही ले जाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, संपत्ति अंतरण अधिनियम का कोई संबंध नहीं होता वायु से, जल से, प्रकाश से, इन सभी से संपत्ति अंतरण का, इन सभी में। ये किससे, इसको पढ़ लो, ये भी इम्पोर्टेंट। क्या है, प्रत्येक संपत्ति स्वभावतः अंतरणीय होती। संपत्ति अंतरण अधिनियम पर प्रभावी हो तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अंतरित किया जा सके के प्रावधान किए गए। धारा 6 के अंतर्गत संपत्ति की अंतरणीयता के अपवादों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत उन संपत्तियों को गैर अंतरणीय घोषित किया है जिसका अंतरण उसकी स्थिति और प्रकृति के खिलाफ होती है, जैसे हवा, पानी, प्रकाश आदि। रेस कन्फ्यूजन, ऐसी संपत्ति जो प्रकृति की देन है उन्हें ना कोई दे सकता ना कोई ले सकता था। वायु, जल, प्रकाश की प्रदत्त चीजों का अंतरण नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाओ, इसका यही पढ़ लो। हम एक ऐसी स्थिति की विवेचना करते हैं जहां पट्टेदार पट्टे के प्रवासन के पश्चात पट्टाग्रह संपत्ति पर कब्जा रहता है या कब्जा बनाए रखता है। ऐसी स्थिति में उसके कब्जे का क्या स्थिति, क्या प्रकृति होगी या कब्जे का क्या स्वभाव होगा? क्या पट्टे का नवीनीकरण होगा? क्या पट्टे का वह एक अतिचार होता है? क्या कुछ और होता है? पुनः पट्टे का कब्जा। नेक्स्ट आ जाओ, पुनः पट्टे के पर्यावसन के पश्चात दो प्रकार का हो सकता है। पहला, पट्टाकर्ता समाप्ति के बिना। दूसरा, पट्टाकर्ता संपत्ति जब पट्टेदार पट्टाकर्ता की अनुमति के बिना संपत्ति प्राप्त कर सकता है तो अंग्रेजी विधि के अनधिकृत कहते हैं, और पट्टेदार कब्जा पट्टाकर्ता की प्राधिकृत करता तो उसे अधिधारण कहते हैं। जब अधिधारण का प्रयोग कब्जा प्राधिधारित करने के अर्थ में किया जाता है तो धारा 116 पट्टाकर्ता की सम्मति से पट्टादार अधिधारण के प्रभाव की विवेचना करता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882? सेल, मॉर्गेज, टेस्टामेंट्री डिपोजिशन, एक्सचेंज। तो टेस्टामोनी डिपोजिशन इसके अंतर्गत नहीं आता है। 54 में बंधक है, 58 में विनिमय 118 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, विनिमय 118 में, बंधक 158 में और विक्रय 54 में परिभाषित किया गया है। ये तीनों ठीक है। अब निम्न आ जाओ, निम्न में से कौन सा कब्जा का अर्जन की रीति नहीं है? कब्जे की अर्जन की रीति कौन सी नहीं है? तो लेन, परिधान, विधि द्वारा परिवर्तन। अर्जन ही कब्जा अर्जन की, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। कब्जा का अर्जन ग्रहण, लेना, परिधान और विधि द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अर्जन द्वारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाओ, किसी संरक्षक को अवैध की सम्मति के हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता है। तो किस चीज़ का? वस्तुतः संरक्षक का अधिकार नहीं होता है। तो ये क्या है? हिंदू पढ़ लो, हिंदू अवैध संरक्षण अधिनियम धारा 11 के अनुसार अवैध की संपत्ति वस्तुतः संरक्षक द्वारा किया गया अंतरण शून्य होता है। आप लोगों का टीपीए भैया, टीपीए द एंड हो गया। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे व्यूअर बढ़ जाएंगे तो और मेहनत करने में अच्छा लगेगा। इतना कर दीजिए, बाकी मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ। मैं दिन प्रतिदिन और वीडियो घटना चक्र का मैं सारा वीडियो ख़त्म कर दूंगा पढ़ा के, जिससे आपका पीटी का क्वेश्चन जो आया हुआ वो गलत ना हो। 3-4 बार वीडियो चला के देख लीजिएगा, आपको घटना चक्र आपका पूरा तैयार हो जाएगा। और बेयर एक्ट पढ़ लीजिएगा तो पीटी कभी नहीं रुकेगा। ओके, थैंक यू।